नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आती हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड। तो हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में, और उसी से आगे मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो उससे पहले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि किताबों की दोस्ती तो बहुत ही कमाल की होती है। किताबों की दोस्ती तो बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों का अब किताबों की तरफ से अट्रैक्शन छूट गया है। वो अलग अलग कामों को करने लग गए हैं, और कितने बच्चों का तो अब किताबों को पढ़ने का मन नहीं करता। उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। वो क्यों छोड़ी? क्योंकि कुछ बच्चों को तो पैसों की ज़रूरत थी, वो अच्छी कोचिंग नहीं ले पाए, और कुछ बच्चों को कोई टीचर ऐसा नहीं मिला कि वो अच्छे से समझा दे, या वो खुद ही टीचर से पूछ ले। पहले तो हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कोई टीचर इतना मारता था कि अगर उससे कुछ पूछ लेते थे तो पूछने से पहले ही डर लगता था कि कहीं हमें ये मारेगा तो नहीं टीचर। ऐसा हुआ होगा आपके संग भी, डर लगता था टीचरों से पूछने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है कि बहुत से बच्चे यहीं से अपनी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम में जा सकते हैं, और कोई फ़ीस भी नहीं लगती है। बस इंटरनेट होना चाहिए और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। अब क्योंकि यहाँ बहुत धन संपत्ति थी, हमारा भारत पहले बहुत भरा पूरा देश हुआ करता था, और बहुत धन संपत्ति हुआ करती थी हमारे भारत में। अब तो हमारा भारत जो है विकासशील स्टेज में है, लेकिन उस समय हमारा भारत इतना धन संपत्ति थी उस हमारे भारत में कि यहाँ से कितने लोग यहाँ से धन ले जाके अपने देश को उन्होंने आबाद करा। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, और फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। फिर अंग्रेज आए थे 1600 में। फिर अंग्रेज़ों के बाद डच आए थे 1602 में। फिर डेनिश आए थे 1616 में, और फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। और इन सब से आगे निकलकर किसने रेस जीत ली? भारत को पाने के लिए किसने कहते हैं कि दौड़ जीत ली? तो अंग्रेज़ों ने जीती। अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में भारत में कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिणी भारत पे कब्जा करा, क्योंकि जो उस समय मुग़लों का राज था भारत पे, और मुग़लों का राज था तो उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ हिस्से पे मुग़लों का राज था। और जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, अब मुग़ल शासक कौन कौन थे उस टाइम पे? बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगज़ेब थे, और शाहजहाँ रहे। ये सब शासक रहे उस समय, बहुत अच्छे शासक थे और बहुत ही शक्तिशाली शासक कहे जाते हैं ये। तो उस समय इन शासकों का राज था, और जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज़ों को पता चला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि अब तो मुग़ल शासक जो बहुत ही ताकतवर शासक था वो अब मर गए हैं, और बहुत अब कमज़ोर शासक शासन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अब भारत के और हिस्सों पे भी राज करना शुरू कर दें।
तो उन्होंने जब राज करना शुरू करा तो ऐसे ही नहीं कि मतलब अपना वो बोरिया बिस्तरा उठा के ले आए और उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दो बहुत बड़े युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े? एक प्लासी का युद्ध लड़ा और एक बक्सर का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा? 23 जून 1757 को लड़ा, जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। तो सिराजुद्दौला हार गया था तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस शासक को हमने हराया और हमारी बहुत से सैनिकों की मृत्यु भी हुई, तो अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो अब क्यों ना हम अपने हिसाब से वहाँ का बंगाल का शासक बना दें। तो इन्होंने बंगाल का ही शासक बना दिया मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला था पहले बंगाल का नवाब, अब बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। तो ये एक कठपुतली नवाब था, इससे जो कहते थे अंग्रेज वो करता था। तो जब इसे कठपुतली नवाब बना दिया तो मतलब वह अपना शासन करने के लिए और अच्छे से मतलब तैयार हो गए। फिर हुआ बक्सर का युद्ध, क्योंकि और शासकों को भी तो परेशानी हो रही थी कि ये अंग्रेज कैसे हमारे देश में आके शासन करने लग गए हैं। तो फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना के बीच में। अब संयुक्त सेना किस किस की थी? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध शासक शुजाउद्दौला और बंगाल का शासक मीर कासिम। इन तीनों को मिला के एक संयुक्त सेना बनी थी। अब इन तीनों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। तो कौन जीता? हेक्टर मुनरो जीते, क्योंकि उस टाइम पे वह पूरी तैयारी करके आए थे कि कैसे हम अपना भारत पे कब्जा कर लें। अब जब हेक्टर मुनरो जीत गया तो फिर इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया। इलाहाबाद में जब द्वैत शासन शुरू हो गया तो क्या होता है? इलाहाबाद में नहीं, सॉरी, बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि द्वैत शासन क्या होता है? दोस्तों, द्वैत शासन होता है एक दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी क्या होता है कि संपत्ति का अधिकार, जो अंग्रेजों ने कहा कि संपत्ति का अधिकार तो हम रखेंगे, कि दीवानी अधिकार हम रखेंगे। और निजामत अधिकार होता था सिर्फ शासन करना, उन्हें संपत्ति से कोई लेना देना नहीं था। यह होता है दीवानी और निजामत के बीच का अंतर। तो निजामत का अधिकार तो दे दिया शासक को बंगाल के, और दीवानी अधिकार ले लिए खुद। देखिए कितने चालाक थे वो। संपत्ति का अधिकार अपने आप रख लिया और शासन करने का अधिकार उन्हें दे दिया। तो ऐसे अधिकार का क्या फ़ायदा जहाँ संपत्ति ना हो? क्योंकि शासक तो शासन तभी करेगा जब उस पर धन संपत्ति होगी, तभी तो वो अपना शासन संभालेगा, प्रजा की देखभाल करेगा, और भी महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो बिना धन संपत्ति के कैसे कर लेगा वो? तो उन्होंने कहा कि निजामत के अधिकार भी आप ही रख लो, कि हम बिना धन संपत्ति के कैसे शासन कर लेंगे बंगाल में। तो मुगल शाह आलम द्वितीय को, भारत का जो शाह आलम द्वितीय इन्हें हरा दिया था, इन्हें अंग्रेजों ने, तो इन्हें भारत का प्रथम पेंशनर बना दिया। क्या बना दिया? प्रथम पेंशनर। अब अंग्रेजों के पास क्या आ गया? भूभाग भी आ गया, जनसंख्या भी आ गई, संप्रभुता भी आ गई और सरकार भी आ गई। और अंग्रेजों को मिला शासन करने के लिए राज्य भी मिल गया, अच्छा खासा धन संपत्ति वाला राज्य मिल गया। तो ब्रिटिश संसद ने फिर सोचा कि अब हमारा तो राज्य हो ही गया है, हमारा तो शासन स्थापित हो ही गया है, तो क्यों ना अब हम अपने एक्ट बना लें, अधिनियम बना लें। तो अपने अधिनियम बनाए इन्होंने, और इन्हीं अधिनियमों से हो गई भारत में सांविधानिक यात्रा। क्या शुरू हो गई? सांविधानिक यात्रा शुरू हो गई। अब दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अधिनियम और बिल
मतलब हिंदी में कहेंगे विधेयक और अधिनियम, बिल और एक्ट। बिल मीन्स होता है विधेयक और एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। अब इनमें क्या अंतर होता है? अब दोस्तों, जैसे कि हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हमसे कह दिया जाता है कि जो गाड़ी चलाएगा वो बेल्ट लगाएगा, जो स्कूटी में जाएगा वो आगे भी हेलमेट पहनेगा और जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा। तो मान लीजिए कि अभी ये प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव क्यों दिया है? कि जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो और लोग अपनी सेफ्टी कर पाएँ, कि बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ हो गिर जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो चोट ना लगे। हेलमेट पहन लेंगे तो चोट नहीं लगेगी, ना आगे बैठने वाले को ना पीछे बैठने वाले को। वैसे ही कार के साथ है। तो मान लीजिए कि उस टाइम अभी प्रस्ताव रखा है। अब वो प्रस्ताव जब संसद में भेजा जाएगा, विधायिका में भेजा जाएगा, और वहाँ जब उसे अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ ये प्रस्ताव ठीक है और इसे एक कानून का रूप दे दिया जाए, तो उसे कहते हैं अधिनियम। जब प्रस्ताव रखते हैं तो उसे कहते हैं विधेयक या बिल, और जब उस प्रस्ताव का हमें अप्रूवल मिल जाता है तो उसे कहते हैं अधिनियम या एक्ट। क्या बोलते हैं? अधिनियम या एक्ट। अब मैं सरकार के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सरकार होती क्या है? क्या होती है सरकार? तो दोस्तों, सरकार एक शासन का मूर्त रूप होता है। क्या होता है? शासन का मूर्त रूप होता है, और इसके 3 अंग होते हैं सरकार के, जो एक सरकार को चलाने में, एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अगर ये 3 अंग नहीं होंगे तो सरकार को चलाना नामुमकिन है। अब ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। अब विधायिका क्या होती है? जो हमारे लिए कानून बनाती है। जैसे केंद्र के स्तर पर संसद बनाती है, कानून बनाती है, वो होती है विधायिका। और जो उस कानून का क्रियान्वयन करवाती है, मतलब वह सभी जगह पे उस कानून को संचालित करवाती है, उसे कहते हैं कार्यपालिका। इसमें क्या आते हैं? मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं। अधिकारी कौन से? आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये अधिकारी आते हैं। और न्यायपालिका जो न्याय देती है। अब न्यायपालिका में क्या आते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये आते हैं। तो दोस्तों, जब ये 3 अंग होंगे तभी हमारी सरकार चल पाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अपनी अगली क्लास में इसी विषय से संबंधित आगे पढ़ेंगे। जो अगर आपसे अधिनियम के बारे में बोल दिया जाएगा उस टाइम पे, या विधेयक के बारे में बोल दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दीवानी निजामत के बारे में आप तो समझ ही गए हैं। तो मैं एक बार आपसे ये 2 युद्धों के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। जिसमें कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। फिर एक युद्ध और हुआ था, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ये किस किस के बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना कौन कौन सी थी? मुगल की तरफ से थी, अवध की तरफ से थी और बंगाल की तरफ से थी। मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला और बंगाल की तरफ से मीर कासिम। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक याद करवाए हैं और ये ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, ये छोटे छोटे टॉपिक उठा के पूछ लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, दीवानी क्या होता है, निजामत क्या होता है, और सरकार के कितने अंग होते हैं, विधायिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, न्यायपालिका क्या कार्य होता है, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं,
कैसे विधेयक बनता है और कैसे अधिनियम बनता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। और ये आपको तभी पता होगा जब आपने मेरी क्लास अच्छे से सुनी होगी। और अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया हो तो थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आप मेरी क्लास एक बार और रिपीट करके सुन लीजिए, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो अभी हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब मैं इससे रिलेटेड आपके लिए जो अब ये शुरू होंगे अधिनियम, ये लेकर आऊँगी और हम इससे आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही थोड़ा 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 करके हम बहुत जल्दी अपने 2 सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरी क्लास से। और मेरी क्लास कैसी लगी इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर इसलिए करिए कि और दूसरों को भी पता चले, जो बच्चा महंगी कोचिंग नहीं ले सकता है, जिससे जो भी लेडीज़ है जो मैरिड हो गई हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है और वो पढ़ाई अपनी करनी चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है और उसके पास कोचिंग में जाने के लिए समय नहीं है, तो वो भी इस क्लास से फ़ायदा ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकती है और अपने एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकती है। तो दोस्तों एक दूसरे की हमें हेल्प हमेशा करती रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें अपनी तरफ से सोचना चाहिए ना कि जब हमें इतना याद हो रहा है और हम अगर दूसरे को बताएंगे तो उसे भी याद होगा। तो दोस्तों हमेशा कहते हैं ना कि एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों अपनी बातें मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।